अच्छा। क्या कुछ कह रही हो तुम? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आई बी स्टार्टिंग विद हीट ट्रांसफर। चलो शिविका भी आ गई, गुड। क्या तो ऐसा कर लेंगे, फिर 1 आवर क्लास कर लेते हैं। इनका बहुत मिस हो जाएगा था बस, बट they should have attended today's class, whatever you guys says. Modes of heat transfer. तो as such, ट्रांसफर ऑफ हीट, स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है, is always from higher to lower temperature. शिविका कैमरा ऑन करो। Spontaneous transfer of heat is always from higher to lower temperature. जैसे कि विंटर्स में there's a cup, hot cup of milk or whatever, coffee or tea. After some time, it will lose heat to the surrounding, and the coffee or the milk or tea will get cold, है ना? Because transfer of heat is always, spontaneous transfer of heat is always from higher to lower temperature. इसका अदर वे राउंड भी हम कर सकते हैं. We can transfer heat from low temperature to high temperature also. वो भी पॉसिबल है. But for that, we have to do some extra work. We need to do work, mechanical work in terms of electricity, जो कि एसी में या एयर कंडीशन में वो भी होता है, और इट हैपेंस इन फ्रिज ऑल्सो, रेफ्रिजरेटर ऑल्सो. एसी में क्या होता है? दिस अ रूम एंड विंडो. एयर कंडीशनर अगर है तो वो ये होगा, इस तरह से होगा. दूसरा तो उसकी यूनिट बाहर होगी. अंदर का टेम्परेचर मान लो कंफर्टेबल 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 48 डिग्री सेल्सियस है. स्टिल हीट इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड out of the room to the outside surrounding. So transfer of heat is taking place from lower to high temperature, and which is possible. Why? Because the electricity is continuously being used. वो इलेक्ट्रिसिटी जाती कंप्रेशर में, कंप्रेशर बेसिकली हीट एब्जॉर्ब करके वापस आउटसाइड थ्रो कर देता है. यही होता है इन केस ऑफ फ्रिज ऑल्सो. फ्रिज में भी यही होता है. फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में टेम्परेचर -10 -15 होता है. स्टिल द टेम्प and inside the normal fridge 10 degrees Celsius, the freezer में temperature -15 डिग्री सेल्सियस, the bar suppose 45 डिग्री सेल्सियस है, तो still heat would be transferred to the surrounding. उसमें भी compressor होता है. This compressor is continuously transferring to the surrounding. But otherwise spontaneous transfer of heat मतलब by itself is always from higher temperature to lower temperature. ये होता है. So there are three ways of transfer of heat. One is convection. Second is conduction. And the third is radiation. These are three modes of heat transfer. Heat is transferred from one place to another by three different modes, which is
कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तुमने इनका नाम सुना होगा, कन्वेक्शन करंट्स, जूनियर क्लासेस में, सी ब्रीज एंड ऑल दैट। याद आ रहा है कुछ बचपन में? देखो, मैं तुम्हें कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या होता है। सपोज दिस इज अ क्लासरूम एंड द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड टीचर सेज कि भाई एक ये बुक है, इस बुक को तुम लास्ट बेंच में किसी स्टूडेंट को दे के आओ। दिस अ बुक एंड यू वांट टू ट्रांसफर दिस बुक टू द लास्ट बेंच में, कोई स्टूडेंट बैठा उसको दे के आना है। तो एक तरीका तो ये होगा कि भाई ये स्टूडेंट इस बुक को लेगा और वॉक करके पीछे तक जाएगा और उसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा क्या होता है, हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने नेबर वाले को दे, नेबर उसको और ट्रांसफर कर दे, उसको ट्रांसफर कर दे, अल्टीमेटली इट रीचेज टू द पर्सन, तब भी बुक शिफ्ट हो गई फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच में। तीसरा तरीका हो सकता है कि अगर टीचर बाहर चला जाए तो वो स्टूडेंट उसको थ्रो कर दे बुक को एयर में, है ना। जस्ट थ्रो द बुक एंड दैट पर्सन कैचेस द बुक। तो दिस इज द थर्ड वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ बुक, विच इज रेडिएशन। तो पहला वाला था कन्वेक्शन, जो जिसमें पर्सन खुद जाता है वो देख के आता है। सेकंड था कंडक्शन, वन पर्सन टू अनदर, नेक्स्ट पर्सन, ऑल दैट। रेडिएशन था लास्ट वन, जिसमें देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड एंड जस्ट पास इट थ्रू द इन द एयर। So this is three ways of heat transfer. Convection में luckily या fortunately unfortunately कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कन्वेक्शन में? इट बेसिकली टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब liquids and gases. So convection is a mode of heat transfer which takes place in fluids, gases and liquids. And fluids transfer heat from one place to another by moving the molecules of the liquid or the gas. Example देखो, suppose you have a container filled with water and you supply heat to it. तो क्या होता है? When you supply heat to it, तुमने देखा होगा, अगर चाय कभी बनाई है चाय शिविका? हम्म। यस सर, बनाई है। हम्म। दीक्षा, तुमने बनाई चाय? नहीं, तुम चाय पीती भी नहीं हो। चलो, ये तो सिर्फ मिल्क और वो पीती है, बॉर्नविटा। पानी गर्म किया कभी? तो अगर तुम पानी गर्म करते हो तो क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन द बबल्स एट द बॉटम, बिकॉज थ्रू कंडक्शन, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद दीज बबल्स सिंस दे बिकम लाइटर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, हीट, दे मूव अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ऊपर से जो हेवियर मॉलिक्यूल्स है पानी के, वो नीचे आ जाते हैं। So this way convection currents are set up in the entire liquid, and after some time the entire liquid at same temperature, around say 90, 95, 98. And then after some time it starts boiling. So this is an example of convection. Hot liquid rises. These are convection currents. So in convection, transfer of heat takes place by the movement of the fluid itself. The fluid moves up, the lighter fluid with heat moves up, and the colder fluid takes its place, and as a result heat is transferred everywhere or throughout the liquid or the fluid. Similarly, in winters we use room heaters. सपोज ये रूम हीटर हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है,
तो क्या होगा? बिकॉज द रूम हीटर, whether it's a oil heater or normal, coil wala or air wala, hot air is lighter. So this lighter air will rise. लाइट एयर राइज क्यों करते हैं भाई? डेंसिटी कम होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज बिकॉज फोर्स ऑफ buoyancy, buoyant force, upthrust. Every object experiences a force in the upward direction equal to weight of the surrounding liquid or fluid displaced. जितना लिक्विड का या एयर का वेट डिस्प्लेस किया, उतना ही फोर्स अपर डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि सपोज इज अ पर्सन हु इज डिस्प्लेसिंग से 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है? तो अगर उसका मास, उसका वेट अगर 5 न्यूटन है, तो उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। इसीलिए व्हेन यू स्विम और व्हेन यू जंप इनटू द वाटर यू फील लाइटर, यू कैन लिफ्ट हेवी वेट इनसाइड वाटर बिकॉज वाटर भी उस पर अपथ्रस्ट लगाता है। So every object experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced. In case of liquid, liquid displace होगा। In case of air, air displace होगा। जैसे कि एयर का बलून थोड़ी राइज करता है, नहीं करता, बिकॉज उसका अपना वेट और वेट डिस्प्लेस दोनों इक्वल हैं। लेकिन इफ दिस अ बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन और हीलियम, तो क्या होगा? हीलियम का जितना वॉल्यूम है उतना ही एयर का वेट के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और हीलियम का अपना डब्ल्यू डाउनवर्ड लगेगा। सिंस हीलियम की डेंसिटी कम है एयर से, तो पॉइंट फोर्स डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा, तो वो राइज करेगा टिल लेवल वेयर एयर डेंसिटी बिकम द सेम एज हीलियम। So that is buoyant force. So hot air will rise due to buoyant force, and the colder air will take its place. So this is again example of convection current. So as such, there's no numerical on this convection. एक छोटा सा कंसेप्चुअल कर लो। आज बाकी लोग क्यों नहीं है? क्या? आज बाकी लोग क्यों नहीं आए? बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हमारी तरह सीरियस लोग नहीं है वो। मैं तो सोच रहा था तुम लोग भी नहीं आओगे, तो फिर क्लास कैंसिल कर दूंगा। तो जैसे मान लो एक ट्यूब है इस शेप का, ए बी सी, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? एंड तुम इसको हीट कर रहे हो यहाँ से। तो मुझे बताओ किस डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा? विल इट मूव और नॉट? दिस वाटर इनसाइड दिस। हम्म। करेगी। ए बी सी होगा, ए सी बी होगा। दोनों में इक्वली नहीं उठेगा। मुझे तो नहीं पता। सब में तुम क्या बोलते हो? क्या सर समझ नहीं पाया। ये एक लिक्विड का पानी से भरा हुआ एक ट्यूब है इस शेप में। इसको हम एक एंड से हीट कर रहे हैं, ए एंड इसका हमने हीट कर दिया। क्या तुम भी छुट्टी के मूड में हो क्या आज? नहीं सर, दीदी आ गई थी। आगे दीदी। हाँ सर, तुम बात कर रहा था उससे। हम्म। सर तो वो बात कर रहे थे मेरे से, अभी सुन नहीं पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको हमने हीट कर रहे हैं ए एंड से, जहाँ पे मैंने वो एक फ्लेम रखी हुई है। तो ये बताना है कि लिक्विड का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से फिर वापस ए आ हाँ, जाएगा। द हॉट वाटर विल राइज द मोमेंट इट थोड़ा सा भी राइज करेगा ना, वो इसको पुश करेगा आगे, ये इसको पुश करेगा, ये नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी क्लॉकवाइज। लिख लो।
ठीक है। एंड यू मस्ट हैव सीन, मोटरसाइकिल देखा है तुम लोगों ने, सभी ने देखा होगा, पास से देखा है कभी? हम्म। उसका इंजन जो होता है ना वो एक्सपोज्ड होता है, इट्स नॉट कवर्ड जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कार। कार में तो हुड होता है, उसके अंदर इंजन रखा होता है बोनेट के नीचे। बाइक का जो इंजन होता है ना, इट इज एन ओपन, यहाँ पे कहीं उसका इंजन होता है। तो अगर तुम इसको क्लोजली देखोगे तो वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और उस इंजन ब्लॉक में फिन्स होते हैं इस तरह से, एल्यूमिनियम की बहुत लंबी लंबी ना शीट्स होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार जो ये होता है ना कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क जो होती है हीट उसके साथ सिंक। भी एक हाँ सिंक लगा होता है, हीट सिंक। ताकि वहाँ पे जब हार्ड डिस्क हीट हो जाती है तो उसका जो हीट है वो सिंक में चला जाए। तो सिंक कुछ होता नहीं है, बेसिकली एक मेटालिक प्लेट होती है एल्यूमिनियम की, उसमें इस तरह से फिन्स होते हैं, मतलब मेटल शीट्स लगी होती है बहुत सारी पास 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 पास। तो ये जब पास पास जब शीट लगी होती है तो क्या होता है, जब मोटरसाइकिल चलती है इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, सो the piston is inside and this piston is moving up and down with a very very high speed, this kind of rpm is there, 300 revolutions per minute, एक मिनट में 3000 टाइम्स वो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। बोथ आर मेड ऑफ मेटल, ये भी मेटल का, ये मेटल का, उसके अंदर का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस, 700, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये जो मेटल फिन्स होती हैं दे कम इन कांटेक्ट विद द एयर बिकॉज मोटरसाइकिल इज रनिंग, एंड दे गिव अवे द हीट टू द सराउंडिंग एयर, तो कूलिंग इफेक्ट होता है। तो फिन्स इसलिए लगाते हैं ताकि इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए एंड दे कैन इजीली लूज आउट हीट टू द सराउंडिंग। इसीलिए जो हीट सिंक भी कंप्यूटर में होता है, एल्यूमिनियम की एक शीट होती है, उसमें भी इसी तरह से एल्यूमिनियम के प्ले वो लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। सो द कॉन्टैक्ट एरिया विद द सराउंडिंग इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट इट कैन लूज आउट हीट टू द सराउंडिंग फास्टर। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एयर आ रहा है ब्लो करता हुआ, कोल्ड एयर आ रहा है, इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द फिन मेटल प्लेट्स एंड देन एब्जॉर्ब हीट एंड मूव्स अवे। ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन इज वेरी इट्स वेरी सिमिलर टू, जब हमने अभी इसका एनालॉजी डिस्कस किया था कि यू हैव टू ट्रांसफर अ बुक to the student in the last bench, so one person gives to the next person, the next to next, and so on. ठीक है। So conduction of heat takes place in those materials which have large number of free or conduction electrons. Heat conduction is very similar to conduction of electricity in metals. जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है वही मटेरियल इलेक्ट हीट का भी अच्छा कंडक्टर होगा, लाइक कॉपर। तुमने देखा होगा कई सारे यूटेंसिल्स में बॉटम में एक कॉपर का प्लेट अलग से लगा होता है, नोटिस किया है ऐसा कुछ? सम यूटेंसिल्स जिसमें तुम कुक करते हैं, कुकर में भी होता है, प्लेट्स कई बार पैन वगैरह में भी होता है, कॉपर प्लेट नीचे लगी होती है। तो दिस कॉपर इज अ गुड, इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। वैसे तो देखा जाए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आजकल तो सिल्वर का कॉमर्शियल यूज बहुत ज़्यादा है, because it's used in solar panels and other batteries which are used in car, because silver is the best conductor. तो next best conductor copper होता है। तो copper readily transfer heat through it. It's a very good conductor of heat. At the same time, copper is also good conductor of electricity. So any material which is good conductor of electricity is also good conductor of heat. अब जरा एनालॉजी देखो। 10th क्लास में तुमने पढ़ा था कि थ्रू अ रेसिस्टर और अ वायर और अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पासेस, है ना?
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट हाउ डू डिफाइन करंट? Flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही था। Mm. दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम। और एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, करंट का एक और फॉर्मूला भी तुम लोगों ने किया था। क्या था? V upon R. वी क्या था? Voltage. वी था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इसको वोल्टेज भी बोल सकते थे। तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? बैटरी से। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, एंड दिस इज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तुम्हारे पास कोई वायर है, अगर तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो वो थोड़ी करे फ्लो करेगा करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर current to flow. Similarly, if we have a metal piece और एक कंडक्टर जो कि सब मान लो सराउंडिंग से इंसुलेटेड है, सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हीट ट्रांसफर कब होता है? व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, जिससे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। लिख लो इतना, θ1 is more than θ2. θ1 is higher temperature, θ2 is lower temperature. वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आई था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की जब हम ले रहे हैं हीट करंट एच। तो सिमिलर फॉर्मूला क्या बनेगा हीट करंट का? हीट एनर्जी बाय टाइम, क्यू इज हीट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। Electric current was flow of electric charge per unit time. So what is heat current? Heat current is, Flow of temperature per unit time. नहीं, flow of heat energy, flow of heat energy per unit time, flow of heat energy per unit time, flow of heat energy per unit time. तो यूनिट क्या होनी चाहिए हीट करंट की? हीट एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी टाइम का पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 joule per second will be also equal to 1 watt. So watt is basically SI unit of heat current. This is CGS unit. My finals are starting from 30th January. Okay. तो हमारा तो एक ही सेल वो बचा ना चैप्टर, वो तो हो ही जाएगा, पहले ही हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ही है ना? पर मैं 14 चैप्टर कैसे पढूं? 10th में कैसे किए थे? वो तो मुझे पूरा दिन मैं घर पे होती थी। अब ये लोग मुझे स्कूल भी आने के लिए बोलते हैं। कौन बोल रहा है? मेरी अटेंडेंस 75 नहीं है और होनी क्यों? चाहिए। तुमने छुट्टियां कैसे मना ली? तुम तो क्लास में रेगुलर हो। मेरी अटेंडेंस 74.8 है। तो कैलकुलेट कर लो, जिस दिन लाइट हो, जिस दिन तुम्हें लगता है जाना ही जरूरी तो उस दिन चली जाना।
लाइक जिस दिन प्रैक्टिकल होता है यू कैन गो दैट डे। बाकी जिस दिन तुम्हें लगता है कि आज कोई खास नहीं है तो अगर जाती हो तो वहां भी पढ़ लो, क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट मत करना। खाली पीरियड में तुम क्या करती हो, बातें करती हो वहाँ पे, ये काम करती हो? खाली पीरियड होते नहीं हैं, अभी तो स्कूल में फेयरवेल चल रहा है। नहीं, अगर मान लो हो जाए तो फिर क्या करोगी? काम ही करती हूँ। ठीक है। सो देख लो, मतलब डिसाइड करो किस दिन जाना है किस दिन नहीं जाना है। and also calculate the days you have to definitely go. So heat current, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हियर द फॉर्मूला फॉर हीट करंट इज 10। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो याद आ रहा है कुछ? आर इक्वल टू रो एल बाई ए था, रिमेंबर? हम्म। यस, रो क्या था? रो वाज रेसिस्टिविटी, एंड व्हाट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी? शिव का याद है कुछ? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, एंड रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब when you try to oppose the movement of electrons or electricity through it. Conductivity is how easy electron can flow or the current can flow in a wire or a conductor. So that is conductivity, just reciprocal of each other. तो अब इस फॉर्मूले से एनालॉगस फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Current is also temperature voltage potential difference by resistance. So heat current will also be temperature difference by thermal resistance. ये है टेम्परेचर डिफरेंस। हीट करंट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेसिस्टेंस, RTH। दिस इज थर्मल रेसिस्टेंस। अब थर्मल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन देयर। आर था रो एल बाय ए, तो यहाँ पे हो जाएगा रो की जगह हम 1/k ले लेते हैं, कंडक्टिविटी। के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लिख लेना ये। It depends upon nature of material. K depends upon nature of material. तो इस फॉर्मूले से एनालॉगस ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम R उसमें H के फॉर्मूले में R थर्मल को रिप्लेस कर दें तो क्या आएगा? डेल्टा थीटा बाई एल बाई के ए। तो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, एंड H इज ऑल्सो क्यू बाई टी। So this is the formula for conduction. Q is heat energy, T is the time, small t is the time, K is coefficient thermal conductivity। देख लो एक बार इसको।
इस फॉर्मूले से वी कैन ऑल्सो डिफाइन, यहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल इज द लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स. So we can define coefficient of thermal conductivity. If A is 1, L is 1, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा भी मान ले लो. So K will be equal to H. From here we can define coefficient of thermal conductivity. लिखो इसकी definition. Coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity of a material equals to the amount of heat transferred, per unit time when temperature difference of of a conductor of unit side of a conductor of unit side cubic conductor, क्या लिखा है मैंने? when When temperature difference of a conductor. when temperature difference across two faces of a cubic conductor of unit side is unity. मतलब if I take a cube of side 1 like this, तो इसके दो ऑपोजिट फेसेस हैं, उनके बीच का डिफरेंस, देखो इस केस में इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा, लेंथ भी 1 हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ क्यूबिक कंडक्टर ऑफ यूनिट साइड. और जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के साइड, दोनों का, वो 1 डिग्री सेल्सियस है. के का यूनिट बताओ मुझे क्या होगा, के का यूनिट भी निकालो. राइट यूनिट ऑफ के. जूल पर मीटर पर केल्विन. जूल पर, मीटर पर केल्विन. नहीं के तो हो गया तुम्हारा जूल में, टाइम हो गया सेकंड में, तो जूल पर सेकंड आएगा ना. जूल पर सेकंड, एक मीटर कट जाएगा इस मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर है, मीटर है, तो मीटर नीचे आ जाएगा, मीटर इनवर्स केल्विन. केल्विन इनवर्स. या तो ये हो जाएगा यूनिट, या जूल पर सेकंड को तुम वॉट भी लिख सकते हो. तो दिस इज द यूनिट और दिस इज द यूनिट, लिख लेना ये. केल्विन की जगह डिग्री पर डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है. इन प्लेस ऑफ केल्विन यू कैन राइट पर डिग्री सेल्सियस ऑल्सो. असाइनमेंट देखो एक बार.
क्वेश्चन 24 देखो, 24 करो, पेज 15। थर्मल कोल आइस बॉक्सेस चीप एंड एफिशिएंट, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर देखो क्या हो रहा है, क्या करना है इसमें। समझ में आ गया शिविका? एक थर्मोकोल बॉक्स है जिसका हमें डायमेंशन दे रखा है, क्यूबिकल फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में। दिस इज 30 सेंटीमीटर। Thermocol is basically a bad conductor of, poor conductor of heat. इसका दूसरा व्यू बनाते हैं। It's like this. Inside the thermocol, we have ice. Ice at 0 degree Celsius, right? हीट ट्रांसफर कैसे होगा? हीट ट्रांसफर बाहर से अंदर की तरफ होगा। सो द थिक L will be basically the thickness of the wall, वो हमें दे रखा है। थिकनेस ऑफ द थर्मोकोल बॉक्स कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। 5। एरिया वी कैन फाइंड आउट, एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है? 6 into साइड स्क्वायर, राइट? इससे एरिया आ जाएगा। आउटसाइड टेम्परेचर कितना है? 55 डिग्री। 45। इनसाइड टेम्परेचर इज θ2। तो हमें ये बताना, थर्मल कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी दे रखी है, के ऑफ द मटेरियल ऑफ द थर्मोकोल, ये जूल में दे रखा है। 0.01 जूल पर सेकेंड
पर केल्विन। तो वी कैन फाइंड आउट हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है? 6 hours। 6 आवर्स को तुम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना। 21600। हम्म। तो यू कैन फाइंड बेसिकली क्यू निकाल लो यहाँ से। क्यू बाई टी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, के ए डेल्टा थीटा बाय एल। एल गिवन है, ठीक है। एंड सिंस आइस इज मेल्टिंग, तो क्यू विल बी ऑल्सो इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एल एफ दे रखा है, मास निकाल लो। सारी वैल्यूज दे रखी, कर लो सॉल्व। Find the mass of ice which has melted. इस मास में मुझे 4 की थी नहीं उसका। इसमें नहीं करना है, तो उसका मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, उसको रखा रहने दो वहीं पे। एम इज द मास ऑफ आइस जो कि मेल्ट हो रहा है। हमें वो एम निकालना जो मेल्ट हो रहा है। शिवे का किया तुमने? सर कर रही हूँ। संबित, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? एम निकाला? एम केजी में आएगा। एक और सेकंड एरिया निकालूंगा। को कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट लेना। मेरे वैल्यू तो सम सही आ रही है बट डेसिमल प्लेस एक गलत था। क्या? नहीं आ गया आंसर। वो जो मास आएगा उसको 4 में से माइनस करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज दिस इज द आइस विच इज बिंग मेल्टेड, मेल्ट हो जाएगा ना वो। तो आंसर आ गया 3.687 kg। हम्म। क्यू हो गया एम इंटू एल एफ बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल। तो यहाँ से एम निकाला, 330। के ए डेल्टा थीटा टी डिवाइडेड बाई एल एफ। और एल भी तो आएगा। हम्म। एल भी तो आएगा। क्या आएगा? स्मॉल एल नीचे आएगा एल एफ के साथ। अच्छा हाँ। तो के की वैल्यू है 0.01 एसआई यूनिट में। हम्म, एरिया 6 a² हो जाएगा। 6 इंटू साइड कितना दे रखा था? 0.3।
6a² होगा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको। डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस विच इज 45 -0, ये हो गया। टाइम कितना था, 6 × 3600 डिवाइड बाय LF। LF कितनी दे रखी वैल्यू? 335 × 10⁻³ ये जूल में है ना? हाँ। एंड L इज 5 सेंटीमीटर। 0.0। ये पूरा सॉल्व करके 0.313 आ रहा कितना आ रहा है? है। 0.313। kg। हाँ। तो 313 ग्राम हो गया ये ना? नहीं, हमें 4 में से इतना माइनस करना। ठीक है। सो आइस रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 3.678। 3.6। 87। ये था आंसर। नेक्स्ट वो 25th भी कर लो। इसका नेक्स्ट 25 भी करो। हम्म। वाटर बॉइल्स एट द रेट का क्या मतलब है? मास पर यूनिट टाइम, kg/s दे रखा होगा ना उसने। हम्म। बेसिकली kg/यूनिट, M/T हो गया वो। क्वेश्चन समझ में आ गया?
ब्रास का बॉयलर, उसका तुम्हें एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखी है। तो inside temperature would be 100 degree Celsius because water will boil at 100 degree Celsius. Temperature is part of the flame in contact with the boiler. Outside temperature ज़्यादा होगा, उसका temperature find करना है. हो गया। हम्म. आ गया आंसर। आ गया. This is the boiler. यहाँ पे temperature θ1 ले लेते हैं. This is θ2. Heat would be transferred like this. थिकनेस कितना दे रखा है इसका? 1 सेंटीमीटर। Area has been given to us, which is 0.15 मीटर स्क्वायर। थिकनेस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो. And you've been given K of the brass, 10। 109 SI यूनिट में. वॉट पर मीटर पर केल्विन. LV भी दे रखा है बिकॉज वाटर विल बी बॉइलिंग ऑफ. 2256 10 to the power minus 6. So same formula. Q by T is the heat current is equal to KA डेल्टा थीटा बाय एल. है ना? Q हो जाएगा M into LV बाय टाइम. M by T. इज इक्वल टू 1/10। हम्म. ये m/t की वैल्यू गिवन। गिवन है. वो उन्होंने 6 kg/मिनट दिया है, तो उसको 1/10 हो गया। हम्म. सो M by T कितना दिया हुआ है? 1/10। 6 kg/minute. हाँ। तो मिनट को यू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स. 1/10 आ गया. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फिर एलवी को इधर ही रहने देते ना, 1/10. एलवी की वैल्यू 2256 10 टू द पावर माइनस 6. के को मैं नीचे ले आता हूँ, के और ए को. के इज 109. आपने -6 क्यों लिखा है? ओह, +6 होगा ये तो. उन्होंने +3 दिया है। +3 है. हाँ। तो 109 एंड ए भी नीचे आ जाएगा. 0.15 विच इज 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2. एंड दैट विल बी डेल्टा थीटा. थीटा माइनस 100. इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये. 137.9। 137 9। तो थीटा हो गया 237.9. ये आंसर है. So that is the temperature of the flame which is in contact with the brass boiler. Then you have this question. Question 6. ऐसा कहते इसका फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं पहले.
शिविका लिख लिया? सम्मित? यस सर। शिविका तुमने कर लिया है? यस सर, लिख लिया। Suppose we have two different materials having conductivities K1 and K2 in such a way that the area is the same. This is temperature theta 1, this is temperature theta 2, and the temperature of interface is theta m. इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे दो मटेरियल सरफेस ज्वाइन कर रहे हैं, एंड इंटरफेस टेम्परेचर इज थीटा एम. तो व्हेन हीट इज ट्रांसफर, थीटा वन इज मोर देन थीटा टू, theta 1 would be more than theta m, and theta m would be more than theta 2. Heat will be transferred like this. तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा. दिस इज L1, दिस इज L2. डायग्राम बनाओ एक बार. So if you apply this formula for H for the first material, तो क्या आएगा फॉर्मूला? H इक्वल टू K1A थीटा 1 माइनस थीटा m बाय L1, राइट? और H इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा m डिवाइडेड बाय L1 बाय K1A. This for the first material whose conductivity is K1 and thickness is L1. Similarly, we can apply for the second conductor also. Same formula. इस बार क्या होगा? थीटा एम माइनस थीटा वन, बिकॉज ये टेम्परेचर थीटा एम है, ये थीटा टू है. थीटा टू हो जाएगा ये. बाय एल टू, इसका थिकनेस एल टू है, कंडक्टिविटी के टू है, बट एरिया ए आ गया. इफ आई ऐड दीज टू, तो क्या होगा? थीटा एम नहीं आएगा ना उससे. इसको इक्वेट कर देते हैं. फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों को इक्वेट करो. थीटा वन माइनस थीटा एम डिवाइड बाय एल वन बाई के वन ए. थीटा एम माइनस थीटा टू डिवाइड बाय एल टू बाई के टू ए. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. थीटा वन इंटू एल टू बाई के टू ए. वैसे एक कट जाता है ना, काट सकते थे हम, बट हो सकता है इन सम सिचुएशन ए इज ऑल्सो डिफरेंट. अभी तो मैं काट देता हूँ, ए हटा देते हैं. सो थीटा वन एल टू बाई के टू माइनस थीटा एम एल टू बाई के टू इज इक्वल टू थीटा एम एल वन बाई के वन माइनस थीटा टू एल वन बाई के वन. ये आ गया. थीटा एम की टर्म इकट्ठे कर लो राइट साइड में, बाकी को लेफ्ट में ले लेते हैं.
राइट साइड में थीटा में कॉमन आ जाएगा। सो गेट द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। अब इसका शॉर्टकट याद करने का वो भी देख लो। नीचे की टर्म है ये वाली, दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस एंड दिस सेम एज दिस, है ना। सिर्फ थीटा वन थीटा टू मल्टीप्लाई हो गया। टू के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, वन के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव द सेम टर्म विदाउट थीटा वन एंड थीटा टू। So in case area is the same, we can use this formula to find heat transfer, मतलब सॉरी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, जो कि इस क्वेश्चन 6 में पूछा हुआ है। यू कैन आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस वाले में हम हीट ट्रांसफर का एक रेडीमेड फॉर्मूला डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? हीट ट्रांसफर वुड बी टेम्परेचर डिफरेंस हियर एंड हियर विच इज थीटा वन माइनस थीटा टू divided by the thermal resistance of this plus thermal resistance of this। इसका है L1 बाई के वन ए, इसका है L2 बाई के टू ए। तो ये भी एक तरीका है। अगर हमें इंटरफेस टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है एंड वी वांट टू नो द व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसमें दो बार दे रखी है, तो मैं ब्रास एंड आयरन, यू नीड टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस टी नॉट निकालना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम इसको डिग्री सेल्सियस में करोगे बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज जहाँ पे टेम्परेचर 273 है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो टर्म कट भी जाएगी, पूरी कैलकुलेशन लेस कम हो जाएगी। थीटा टू यू कैन टेक एज 0 डिग्री, थीटा वन यू कैन टेक एज 100 डिग्री, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। बाकी L1 की वैल्यू दे रखी, K1 दे रखा है। एरिया दोनों का इक्वल है, मतलब सेम ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आयरन को तुम 1 ले लो, एंड आयरन का टेम्परेचर 100 ले लेते हैं क्वेश्चन 6 में। आयरन के साथ आएगा ब्रास, ब्रास का L2 कितना है? 0.1। ब्रास का के कितना है? 109 प्लस 0 ये तो कट ही जाएगा। L1 1 for iron 0.1 and it is 79 divided by 0.1 by 109 प्लस, दोनों की लेंथ भी सेम है ना, अच्छा वो कट भी कट सकता था एनीवेज। 0.1 by 79। इसके बाद क्लास एंड कर देंगे यहीं पे आज। तो 0.1 भी आई कैन कट थ्रू आउट ना, सो 100/109, यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो। 109 79 ऊपर आ गया, ये आ गया 7900/188। देखो क्या आ रहा है आंसर, 7900/188।
42.1। आंसर पीछे क्या है? 315 केल्विन। और तो उसमें 270 ऐड करो, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? 42.1 आ रहा है approximately। 42.1 डिग्री सेल्सियस, इफ यू ऐड 273 to it, 315 31। केल्विन। वही आ गया ना। सो डिग्री सेल्सियस में इजी हो गया था बिकॉज वन टर्म बिकम्स कंप्लीटली जीरो। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसका नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन करा देंगे, प्लस आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ में वो कराया तुम्हें हीट इंजन वगैरह? अभी तो शुरू नहीं। अभी शुरू नहीं हुआ? अच्छा, नहीं, तो ठीक है। ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू ऑन फ्राइडे। थैंक यू सो। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।